नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। एचपीएसएससी का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, ये आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कई बार क्वेश्चन रिपीट करके पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर यहाँ से काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाती है। इससे पहले भी हम जीके के सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सभी का लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम देती जाती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। बाई होम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड। तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था। देखो, आज हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस नहीं किया है। पॉलिटी के सेक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी सही आंसर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो संविधान सभा थी, इसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो था, संविधान को जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। अब यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अगर आप कुछ जानेंगे, देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी। इसकी पहली मीटिंग जो था वो दिसंबर 9 1946 को हुई थी। दिसंबर 9 1946 को इसकी पहली मीटिंग जो था हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, इसके सबसे पुराने मेंबर थे। ये इसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो था वो चुने गए थे। इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन चुने गए थे, तो इसके परमानेंट प्रेसिडेंट जो था वो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये सब आप याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछते जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 है, विच इज़ द फाइनल अथॉरिटी फॉर एस्टेब्लाइजिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया। तो भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए जो है वो अंतिम सत्ता जो है वो किसके हाथों में है। तो अगर भारत में नया राज्य स्थापित करना है तो अंतिम सत्ता जो है वो किसके हाथों में है। 56 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास ये पावर दी गई है। यहाँ पर पार्लियामेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो पार्लियामेंट के जो है वो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं इसके, इसमें जो है एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन सा जो हाउस है उसके सदस्य होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस के सदस्य नहीं होते हैं। ना ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ये अलग से एक पार्ट है पार्लियामेंट का। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर हाउस किसे कहा जाता है और लोअर हाउस किसे कहा जाता है। तो अपर हाउस जो है वो कहा जाता है राज्यसभा को, और लोअर हाउस जो है वो किसको कहा जाता है, ये लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में पूछा गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर। तो भारतीय संविधान द्वारा किस तरह की सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एकल नागरिकता जो है भारतीय संविधान के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया ने कहाँ से अडॉप्ट किया था। तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। अब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने और क्या क्या अडॉप्ट किया है, तो देखो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। एक तो हो गया सिंगल सिटीजनशिप, एक हो गया कैबिनेट सिस्टम। जो कैबिनेट का सिस्टम होता है वो भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होती है वो भी यहीं से हमने अडॉप्ट किया है। रूल ऑफ लॉ जो है वो भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है वो भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो पार्लियामेंट होता है उसको कुछ विशेषाधिकार दिए जाते हैं, वो भी हमने यहीं से अडॉप्ट किया है। और बाईकैमरलिज्म जो है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। तो ये सब आप याद रखिए कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या अडॉप्ट करके रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 58 में पूछा गया है, आर दी फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल्स। तो क्या फंडामेंटल राइट जो है वो वाद्योग्य हैं, यानी कि जस्टिसेबल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो है ऑप्शन बी सही आंसर है, बी यानी कि यस। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिसेबल हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये पार्ट 3 में जो है वो आते हैं। अब कितने फंडामेंटल राइट जो था वो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थे। ओरिजिनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ओरिजिनली जो था वो 7 फंडामेंटल राइट थे। प्रेजेंटली कितने हैं, प्रेजेंटली 6 फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। एक फंडामेंटल राइट जो है इसको डिलीट कर दिया गया है। ये कौन सा है, ये है राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो फंडामेंटल राइट की लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है और इसको लीगल राइट जो है वो बना दिया गया है। तो ये आप याद रखिए कि फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, कौन सा फंडामेंटल राइट डिलीट किया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको, मैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिए
कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ जो है वो कौन सा राइट डील करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत का संविधान जो है वो किस तरह का है। क्वेश्चन नंबर 59 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। रिजिड इन सम केसेस, फ्लेक्सिबल इन अदर, यानी कि कुछ मामलों में ये कठोर है और अन्य मामलों में ये क्या है, लचीला है। अब ये जो रिजिड है इसका मतलब क्या होता है और फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है। रिजिड का मतलब होता है कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो बनाए गए हैं। और फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इजीली अमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ ऑफन दी फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया। तो भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है। देखो भारत में जो फाइनेंस कमीशन है वो आफ्टर एवरी 5 ईयर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, आफ्टर एवरी 5 ईयर। अगर बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो फाइनेंस कमीशन जो है ये किस तरह की बॉडी है, तो ये एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी है। और कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ, तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। फाइनेंस कमीशन में जो है वो चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। इन लोगों को जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो इन लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। पहले फाइनेंस कमिश्नर जो थे वो कौन थे, तो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे के.सी. नियोगे। के.सी. नियोगे जो थे वो पहले फाइनेंस कमिश्नर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरह की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फाइनेंस कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, व्हाट डज द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। तो भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी है। तो भारत की जो एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन है वो किससे मिलकर बनी है। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करेंगे तो 61 का ऑप्शन डी सही आंसर है, ऑल ऑफ दीज, यानी कि इसमें प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होता है और प्रेसिडेंट भी इंक्लूड होता है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का आपको पता चल गया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं और फिर चीफ मिनिस्टर आते हैं। तो ये आप याद रखिए किसके बारे में, इन दो चीज़ों के बारे में, यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर जो है वो इम्पीच किया जा सकता है, यानी कि उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 की अगर आप बात करेंगे तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के उल्लंघन के लिए जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो इम्पीच किया जा सकता है। अगर देखो प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीच करना है तो इनकी इम्पीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस में स्टार्ट की जा सकती है, यानी कि राज्यसभा में भी स्टार्ट की जा सकती है और लोकसभा में भी स्टार्ट की जा सकती है। उसके लिए इन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि जो इम्पीचमेंट होगी उसके ऊपर साइन होने चाहिए 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जिसमें भी यानी कि अगर लोकसभा में अगर ये इम्पीचमेंट चलाई गई है तो वहाँ पर 1/4 मेंबर्स के साइन होने चाहिए, तभी उस इम्पीचमेंट को जो है वो चलाया जा सकता है। और 14 डेज जो है वो प्रीयर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट से पहले। और इम्पीचमेंट के बाद जो है, जब ये इम्पीचमेंट पास हो जाएगी तो उसके बाद 2/3 ऑफ टोटल मेंबर जो है हाउस के, उनको ये पास करना पड़ेगा, तभी जाकर इम्पीचमेंट लगेगी। यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसीजर रखा गया है। एक और किताब पर आप जरूर पढ़ें अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं आया। बट एक बात आप याद रखिए कि अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट को जो है वो इम्पीच नहीं किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के लिए ये डिफाइन किया गया है, तो आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है इम्पीचमेंट फॉर प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 61 का नाम याद रखिए। और अगर बात करें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 54 में आते हैं। तो ये दो आर्टिकल मैंने आपको बताए, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये दोनों याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगर बात करें डिटेल में, तो डिटेल में देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके साथ ही कंसल्ट करते हैं इसमें, तो विद द आफ्टर द कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज डीम्ड नेसेसरी। अगर वो नेसेसरी समझे तो इनके साथ वो कंसल्ट कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज लोग होते हैं उनको कौन अपॉइंट करते हैं, तो उनको जो है उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की मैंने बात की थोड़ी सी, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इनॉग्रेशन कब की गई थी। तो इसकी इनॉग्रेशन की गई थी जनवरी 28, 1950 को। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज कितनी होती है? तो 65 ईयर्स जो है इनकी रिटायरमेंट एज होती है। 65 ईयर्स इनकी रिटायरमेंट एज होती है। और अगर इन्होंने अपनी इच्छा से रिजाइन करना हो तो ये किसको अपना रिजाइन देंगे? तो ये रिजाइन देंगे अपना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो रिमूव करना है तो किस तरह से रिमूव किया जाता है? इनको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट रिकमेंड करेगा कि भाई इस जज को जो है वो रिमूव कर दिया जाए और प्रेसिडेंट जो है उस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 64 है, कैन अ पर्सन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट? देखिए, क्या एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है? क्या इसका सही आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 64 का जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर होगा, यस। यानी कि कोई भी एक गवर्नर जो है, जैसे हिमाचल प्रदेश के कोई गवर्नर हैं तो वो किसी और स्टेट के गवर्नर भी रह सकते हैं। और ये इन केस ऑफ हिमाचल हुआ भी था, जहाँ तक मुझे याद है तो हुआ भी था कि हिमाचल के गवर्नर थे, उनके पास किसी और स्टेट का चार्ज भी था। अगर बात करें गवर्नर की तो देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 155 जो है वो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के साथ। और अगर बात करें कि जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर होता है वो कौन से आर्टिकल में आता है? वो आर्टिकल 156 में आता है। अगर बात करें कि गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो किसी को माफ कर सकते हैं, किसी की सजा कम कर सकते हैं, तो पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 161 में आता है। तो ये 3 आर्टिकल हमने इंपॉर्टेंट जो थे वो डिस्कस किए, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? 65 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? जो अपॉइंटमेंट होती है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अगर देखो डिटेल में बात करें तो देखो, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी कि अगर हिमाचल के चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल के जो हाई कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी है तो क्या होगा? पहले तो चीफ मिनिस्टर के साथ डिस्कस की जाएगी जयराम ठाकुर के द्वारा, और उसके बाद गवर्नर के साथ भी डिस्कस की जाएगी कि हम इनको जो है वो एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। और इनकी ओथ यानी कि इनकी शपथ जो है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है? तो इनकी शपथ जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, यानी कि गवर्नर कंडक्ट करवाते हैं। और ये कितनी एज तक जो है ये ऑफिस अटेन करते हैं? तो 62 ईयर्स जो है इनकी रिटायरमेंट एज रखी गई है, 62 ईयर्स, ये भी याद रखिए। तो ये सब बेसिक सा है। क्वेश्चन नंबर 66 है, यहाँ पर पूछा गया है, हु एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी जो है वो सही, ऑप्शन बी सही आंसर है, दी प्रेसिडेंट रेगुलेटेड बाय दी लॉ ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा इसको विनियमित करता है। अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो कितनी है? टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 8 टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज है। कौन कौन सी हैं? एक तो हो गया अंडमान निकोबार, दूसरा हो गया चंडीगढ़, तीसरा हो गया दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये तीसरे नंबर पर आती हैं। चौथे नंबर पर दिल्ली आती है, पांचवें नंबर पर जम्मू कश्मीर आती है, छठे नंबर पर लद्दाख आता है, सातवें नंबर पर लक्षद्वीप आता है और आठवें नंबर पर पुडुचेरी आता है। तो ये सब आप याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडमान निकोबार की कैपिटल कहाँ पर है, ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए, और लक्षद्वीप की कैपिटल कहाँ पर है ये भी आप कमेंट करके बता दीजिए। तो आप लोगों को ये छोटा सा होमवर्क है जो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप? तो प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई थी 1950 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब प्लानिंग कमीशन को जो है वो नीति आयोग में चेंज कर दिया गया है, तो 1 जनवरी 2015 को जो था इसको चेंज कर दिया गया था। यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेडीज बिकम गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट? यानी कि निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए सही आंसर है। सरोजनी नायडू जो था वो भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन थी इंडिया की? तो पहली महिला चीफ मिनिस्टर थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी नाम भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी राज्यसभा विच इज दी अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट
तो ये राज्यसभा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा का पहला ऑप्शन आपके पास अलग अलग दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। ऑप्शन बी, ये जो है एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, नॉर्मली द इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट शुड बी नॉट बी मोर देन। तो सामान्य जो है वो संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल जो है वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 6 मंथ। 6 महीनों से ज़्यादा इंटरवल जो है वो पार्लियामेंट के दोनों सेशंस के बीच में नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? तो पार्लियामेंट के जो है वो 3 सेशन मेनली होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बजट सेशन, दूसरा होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा होता है विंटर सेशन। बजट सेशन जो है वो फरवरी से मई तक चलता है, मॉनसून सेशन जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन जो है वो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये आप 3 सेशंस के बारे में याद रखिए। इनका इंटरवल कितना होता है ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।